हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट यूनिट था पांचवा यूनिट नंबर था पांचवा, और इकोलॉजी था यूनिट। वो हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे थे। इकोलॉजी में हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो था वो पढ़े थे मतलब जो 13 और 14 चैप्टर था उसको हम लोगों ने पढ़े थे, उसके बारे में हम लोग समझे थे। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसी में जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 का 15 नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 15। और ये 15 नंबर चैप्टर है, ये चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता। तो 15 नंबर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो देखिए जैव विविधता क्या है, पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जैव विविधता है क्या, या ऐसे हम लोग कहें तो इसमें सबसे पहले हम क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन क्या है। बायोडाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेंगे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न होता है, पैटर्न के बारे में हम लोग समझेंगे। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो समझेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कंजर्वेशन पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में कि बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें समझेंगे, बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद फिर इसमें हम लोग समझेंगे कि पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कौन सा पैटर्न है इसका बायोडाइवर्सिटी का, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी का क्या होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि लॉस कैसे होते जा रहा है बायोडाइवर्सिटी का। और उसके बाद अब लॉस हो रहा है तो इसको हम लोग को क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, मतलब संरक्षण करना है बायोडाइवर्सिटी का। तो लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन कैसे करेंगे बायोडाइवर्सिटी का। तो ये पॉइंट है हम लोग इसके बारे में, इतना सारा इस चैप्टर में मतलब बायोडाइवर्सिटी में ये सारा पॉइंट के बारे में समझना है। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझ लेते, बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो देख चलिए यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पहले है क्या। तो क्या क्या पढ़ना है यहाँ तक तो समझ में आ गया। बायोडाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी जानेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इतना हम लोग को पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या है। सबसे पहला हम लोग हेडिंग लगाते हैं बायोडाइवर्सिटी है क्या। बायोडाइवर्सिटी क्या है तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, ऐसे हम लोग जनरली समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। मतलब जीवों में जो विविधता उत्पन्न होता है, विविधता आता है, वही जैव विविधता कहलाता है। अब जीवों में किस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर एक स्पेसीज लेंगे, उस स्पेसीज में क्या है, मतलब हजारों में उसमें वेरिएशन है, विविधता है। अब कहिएगा कैसे, तो ऐसे हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग सिंपल से लेते हैं स्पेसीज आम का। अब आम का स्पेसीज लेते हैं तो आम के स्पेसीज में कितना सारा वेरिएशन है, अलग अलग नाम के आम आते हैं, अलग अलग तरह के हैं। जैसे आम का है
तो ये क्या है, विविधता है, वेरिएशन है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी है, एक स्पेसीज में। ऐसे समझ, अब छोटी सी लेते, मान लीजिए कि छोटा सा, अब चींटी के बारे में समझते हैं तो चींटी जो होता है एक छोटा सा जीव है और उस जीव में लगभग 20,000 वेरिएशन, विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है। अब 20,000 है सब चींटी, लेकिन चींटी में क्या है कि अलग अलग तरह के सब, कोई लाल चींटी होता है, कोई मतलब ब्लैक होता है, काला चींटी होता है, किसी में पंख होता है, किसी में नहीं होता है। तो ये सारा क्या है, हम लोग को ऐसे अगल बगल में 10-20 प्रजाति की चींटी मिल जाता है देखने, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो 20,000 20,000 मतलब बायोडाइवर्सिटी है, 20,000 डाइवर्सिटी है केवल किस में, चींटी में। इसी तरह से सब में है, जो भी चीज़ देखते हैं हम लोग के आजकल तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है कहाँ पर, जैसे सब्जी हो गया, सब्जी में देखिए ना ढेर सारा बायोडाइवर्सिटी है। मतलब कहिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल दे कि बैगन है, ब्रिंजल, अब ब्रिंजल देखिए, ब्रिंजल एक ही तरह के नहीं है, मार्केट में 10 तरह 20 तरह के वैरायटी का सब क्या है, ब्रिंजल आ गया, बैगन आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब बायोडाइवर्सिटी है, ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। मतलब एक ही स्पेसीज में अलग अलग तरह के सब अलग अलग तरह के सब दिखता है, जो वेरिएशन आता है, यही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि कोई भी जीव है उसका मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल और रीजनल सब के सब क्या होता है, ये सब के सब उसका जो डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ समझिए, यहाँ लिखते हैं जैसे मॉर्फोलॉजिकल हो गया, मॉर्फोलॉजिकल हो गया, उसके बाद लिखते हैं फिजियोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, जेनेटिकल हो गया, जेनेटिकल हो गया, या रीजन्स हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में रहता है, रीजन्स हो गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में जिस कोई भी जीव में जिसमें मॉर्फोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल रीजन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है। अब समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, केवल एक मान लीजिए ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें स्पेसीज अगर देखेंगे तो अलग अलग स्पेसीज में, एक स्पेसीज में ही बहुत सारा क्या आता है, वेरिएशन, डिफरेंट आता है, डिफरेंस आता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल रीजन्स हो गया, तो ये सब जो अलग अलग डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख भी सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल एंड रीजनल differences between organism is called बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, समझ में आ रहा है। बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल, रीजनल या रीजन्स भी बोल सकते हैं, रीजनल, ये सब क्या है, ये सब जो डिफरेंट है, डिफरेंस है, सब में आता है, इसी को कहते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसको हम लिख दिए कि मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल एंड रीजनल डिफरेंसेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या, बायोडाइवर्सिटी। तो अलग अलग जो ये मॉर्फोलॉजिकल सब क्या है, अलग होगा एक ही स्पेसीज के अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी का जो नामकरण देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अलग अलग शब्द कहा था, क्या क्या कहा था। तो सबसे पहले रोजेन नाम के साइंटिस्ट थे, रोजेन, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को कहा था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद नॉल्सन नाम के साइंटिस्ट थे, नॉल्सन, इन्होंने कहा था बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। और एक दूसरा साइंटिस्ट थे विल्सन, विल्सन ने, इन्होंने बोला था कंबाइंड डाइवर्सिटी, कंबाइंड डाइवर्सिटी। तो देख रहे हैं क्या इसमें क्या देखने को मिल रहा है? देखने को हमको यही मिल रहा है कि सब है एक ही, लेकिन अपने अपने समय में सब क्या किए थे, अलग अलग टर्म में अलग अलग टर्म का यूज किए थे। जैसे रोसेन है, साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला था ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। नॉल्सन ने, इन्होंने बोला कि बायोडाइवर्सिटी है। और विल्सन ने बोला कि कंबाइंड डाइवर्सिटी है। तो इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग टर्म यूज किए थे, लेकिन सबका मतलब एक ही है, बायोडाइवर्सिटी ही होता है। सबका मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। अब बायोडाइवर्सिटी में देखिए कि कितना सारा, मतलब बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के बीच में, एक स्पेसीज में कितना डाइवर्सिटी है। जैसे देखिए एंट है, एग्जाम्पल कुछ लिख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी का, जैसे एंट है, चींटी, इसका लगभग 20,000 स्पेसीज है। अब है चींटी, लेकिन उसके अंदर 20,000 स्पेसीज है। तो यही क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी है, यही है। जैसे बीटल्स है, बीटल्स ये लगभग है 3 लाख, समझ सकते हैं कितना है, 3 लाख स्पेसीज है इसके अंतर्गत। इसी तरह से अगर मान लीजिए फिश की बात करें, कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिखा रहे हैं कि इस तरह से होता है। 28,000, मछली के ही बात करें तो मछली में लगभग 28,000 स्पेसीज है। ऑर्किड्स, इसमें अगर बात करें तो 20,000। तो देखिए ये सब क्या है? ये सब बायोडाइवर्सिटी है एंट का ही, चींटी का ही, लेकिन उसमें 20,000 स्पेसीज है बीटल्स, लेकिन इसमें 3 लाख स्पेसीज है फिश, लेकिन इसमें कितना है? 28,000 स्पेसीज है। ऑर्किड्स है, इसमें 20,000 स्पेसीज है। तो इसमें हम ये समझ रहे हैं कि है सब चींटी ही, लेकिन चींटी के अंतर्गत इतना है। तो यही कहलाता है डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, यही कहलाता है बायोडाइवर्सिटी क्या। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। एग्जाम्पल भी देके बता दिए कि इसमें इतना प्रजाति है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो और अच्छा से समझ में आया होगा। यहाँ पर बताए कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग टर्म यूज किए थे, रोजेन ने यूज किए थे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नॉल्सन ने यूज किए थे बायोडाइवर्सिटी, और विल्सन ने यूज किए थे कंबाइंड डाइवर्सिटी। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं बायोडाइवर्सिटी का ही कि लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसको मिटाते हैं। चलिए, तो बायोडाइवर्सिटी अगर पूछे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है तो क्या बोलेंगे कि जिसमें वैसा मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या किसके क्या क्या चीज़ का डिफरेंस रहना चाहिए। तो मॉर्फोलॉजिकली है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल और रीजनल डिफरेंस रहेगा किसके? ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। और देखें कि एक ही जीव के अंदर कितना सारा डाइवर्सिटी है, जिसके बारे में हम लोग समझे। अब हम लोग समझते हैं कि लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? हेडिंग लगाते हैं, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ जैव विविधता का स्तर, लेवल। कौन कौन सा लेवल होता है भाई बायोडाइवर्सिटी का? कौन कौन सा लेवल? तो 3 तरह का इसमें लेवल पाया जाता है बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी
देखिए इसमें 3 तरह के लेवल है, एक ही बार में याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है। इसको बोलते हैं, पहला है जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। क्या है? जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी है। दूसरा स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी है, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी है। और तीसरा हम लोग समझेंगे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, समझ में आ रहा है? 3 चीज़ें। बायोडाइवर्सिटी का लेवल हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 तरह का इसका लेवल है। एक है जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए इसमें हम क्या समझ रहे हैं। जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो एक ही स्पेसीज के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, एक ही स्पेसीज के बीच में जो जेनेटिकल डिफरेंस रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। एक ही स्पेसीज के अंतर्गत जो डिफरेंस होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या है? जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी है इसका। इसके बाद यहाँ देखिए स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी में क्या है? स्पेसीज और स्पेसीज, 2 स्पेसीज के बीच में जो डिफरेंस होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ रहा है? जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी, एक ही स्पेसीज के अंतर जो जेनेटिकली डिफरेंस होगा, उसको बोलेंगे जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। और 2 स्पेसीज के बीच में कितना? 2 स्पेसीज के बीच में जब डिफरेंस होगा, तो उसको बोलेंगे, या 2 स्पेसीज के बीच में जो वेरिएशन आएगा, तो उसको बोलेंगे स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह से इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में 2 कम्युनिटी के बीच में क्या होगा? डिफरेंस होगा, तो उसको बोलेंगे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी होता है मेनी स्पेसीज। कम्युनिटी का मतलब क्या? मेनी स्पेसीज मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसीज। पहले भी हम पहला चैप्टर में इस सब के बारे में हम लोग सब अच्छी तरह से जाने थे कि क्या होता है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से बनता है पॉपुलेशन से बनता है कम्युनिटी, पॉपुलेशन से क्या बनता है? कम्युनिटी, और कम्युनिटी से ही बनता है क्या? इकोसिस्टम बनता है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें कम्युनिटी के बीच में, 2 कम्युनिटी के बीच में, या कह सकते हैं कि मेनी स्पेसीज के बीच में जो डिफरेंसेज होगा, जो भी वेरिएशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, और जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो केवल सिंगल स्पेसीज के बीच में अगर डिफरेंस होगा, तो जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी होगा। 2 स्पेसीज के बीच में जब डिफरेंस होगा, तो स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। और 2 कम्युनिटी के बीच में बोल सकते हैं, या मेनी स्पेसीज के बीच में जब डिफरेंस होगा, तो उसको बोलेंगे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसे आप देखिए इसमें कुछ बात है। क्या बात है? जैसे जो पूछा था पिछले साल कि राइस का वैरायटी कितना है, तो राइस का वैरायटी लगभग 50,000 वैरायटी है, और मैंगो का जो वैरायटी है लगभग 1,000 है। तो वो आता है जेनेटिकल में, इसमें आता है। जैसे वैरायटी पूछता है, वैरायटी जो है कितना, राइस का वैरायटी जो है 50,000 है, और मैंगो का 1,000 है। तो इसको याद रखिएगा, इतना स्पेसीज होता है किस में? राइस में 50,000 और मैंगो में 1,000। अब इसमें देखिए स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी में एक टर्म आता है स्पेसीज रिचनेस का। इसमें एक टर्म आता है स्पेसीज रिचनेस क्या होता है? तो इसमें लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ
स्पीशीज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, तो इसको कहेंगे स्पीशीज रिचनेस, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे स्पीशीज रिचनेस है। और एक होता है स्पीशीज इवननेस, स्पीशीज इवननेस, स्पीशीज इवननेस। देखिए स्पीशीज इवननेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट स्पीशीज पर यूनिट एरिया, इसको भी बोल सकते हैं। तो देखिए स्पीशीज रिचनेस क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। अब मान लीजिए कि ए पर यूनिट एरिया का मतलब, अब मान लीजिए ये क्या है पर यूनिट एरिया, मान लीजिए 1 कट्ठा, समझते हैं। अब इतना स्क्वायर में क्या है, इतना एरिया में जितना नंबर है किसका, स्पीशीज का, तो उसको बोलेंगे स्पीशीज रिचनेस। और इस स्पीशीज इवननेस होता है जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट स्पीशीज। अब इतना एरिया में अलग अलग स्पीशीज होगा और अलग अलग स्पीशीज सब जितना डिफरेंस होगा अलग अलग स्पीशीज का। अब मान लीजिए अलग अलग स्पीशीज कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यहाँ पर चींटी है, यहाँ मैंगो है, यहाँ अलग अलग मान लीजिए ह्यूमन है, तो अलग अलग क्या है स्पीशीज है। अब अलग अलग स्पीशीज में सब में क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, और जो इंडिविजुअल में जितना का डिफरेंस होगा वही डिफरेंट क्या कहलाएगा, स्पीशीज इवननेस कहलाएगा। तो टोटल रहेगा, तो स्पीशीज में जो टोटल नंबर होगा तो उसको बोलेंगे क्या, स्पीशीज रिचनेस, और जो डिफरेंस होगा अलग अलग इंडिविजुअल का तो उसको बोलेंगे क्या, स्पीशीज इवननेस बोलते हैं। तो यही था, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी का, वेस्टर्न घाट का ग्रेट डाइवर्सिटी होता है किसका, किससे, तो ईस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट का जो मतलब वेस्टर्न घाट जो होता है इसका क्या है, मतलब इससे ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, तो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं, जैसे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हुआ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए कि आप मान लीजिए क्या मान लें कि ये एक भूमि का लैंडस्केप है, लैंडस्केप पर मान लीजिए अलग अलग क्या है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ है, यहाँ मान लीजिए पोखरा है, यहाँ कोई गांव बसा हुआ है, यहाँ पर क्या है, जंगल है। तो अलग अलग मान लीजिए ये पॉन्ड हो गया, ये यहाँ पर मान लीजिए गांव है या विलेज हो गया, और यहाँ मान लेते हैं हम क्या कि फॉरेस्ट है, यहाँ पर मान लीजिए कि ग्रास लैंड है। तो सबका अपना अपना क्या है, कम्युनिटी है, सबका अपना अपना क्या है, कम्युनिटी है। ये अलग कम्युनिटी हो गया, ये अलग कम्युनिटी हो गया, ये अलग कम्युनिटी हो गया, ये अलग हो गया, मान लीजिए डेजर्ट है, ये अलग कम्युनिटी हो गया। तो सब कम्युनिटी अलग अलग है, और सब कम्युनिटी में क्या है, एक दूसर से रिलेशनशिप है, एक दूसर से सब क्या है, वेरिएशन है। तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें भी यही लिखा थे कि क्या होता है, अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए जल्दी से इसको छापिए, आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे
पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन था। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसका लेवल क्या है, कौन कौन सा लेवल है, इसमें क्या सब आता है, तो ये बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पर, मतलब किधर से हम लोग किधर जाएंगे तो ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा, किधर जाएंगे तो कम मिलेगा। ये सब हम लोग अलग अलग पैटर्न पर देखते हैं कि पैटर्न क्या है बायोडाइवर्सिटी का। चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की पैटर्न। जैव विविधता का पैटर्न। देखिए इसका पैटर्न क्या है, दो तरह के होता है, यहाँ लिख देते हैं। देयर आर टू टाइप्स हैं, इसे लिखते हैं। पहला होता है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांशीय क्या बोलते हैं, अक्षांशीय प्रवणता। और उसके बाद दूसरा होता है स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं जातीय क्षेत्र संबंध। जातीय क्षेत्र संबंध। जातीय क्षेत्र संबंध। तो ये दो तरह के हैं। क्या मतलब हम लोग पढ़े पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये दो तरह के लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट है और दूसरी है स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। दो तरह के होता है। तो यही चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट क्या होता है। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें सब पढ़े होंगे, टेम्परेट रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है, इक्वेटर होता है। तो उसमें किधर से किधर जाएंगे, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएंगे तब क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगे तब क्या होगा। इस तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं ये अर्थ हो गया, इसके बीच का ये जो होता है क्या होता है, इक्वेटर होता है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। और ये वाला रीजन हो गया ट्रॉपिकल रीजन, और ये वाला रीजन हो गया, इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद है ऊपर वाला, इसको बोलेंगे टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको सबसे पहले इक्वेटर है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा।
ये है ट्रॉपिकल रीजन, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इसको बोलते हैं शीतोष्ण या शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। और पोल में अगर देखेंगे तो ऊपर का पोल जो होता है नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल, और नीचे का जो होता है नॉर्थ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, और नीचे का जो होता है साउथ पोल, साउथ पोल। और ये जो झुका होता है कितना 23.5 डिग्री, ये झुका होता है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री, और ये झुका होता है 66.5 डिग्री पर। तो ये सब समझ में आना चाहिए, सब कुछ ऐसा। तो देखिए ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं दो तरह के ना पैटर्न था। तो पहला था क्या, पहला है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और दूसरा स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं। तो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट में देखिए, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए मान लेते हैं कि ये अर्थ है, इस पर क्या है, बीच से इक्वेटर है जो जिसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, और इसके दोनों तरफ 23.5 डिग्री झुका, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ इक्वेटर के दोनों तरफ जो होता है ट्रॉपिकल रीजन होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बाद जो होता है क्या होता है, टेम्परेट रीजन होता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर हम ये दिखना चाह रहे हैं कि इक्वेटर से, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो कितना बायोडाइवर्सिटी होगा, या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ आएंगे तब कितना बायोडाइवर्सिटी होगा, इसके बारे में हम यहाँ समझ रहे हैं। तो आप बताइए कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ अगर जाएंगे तो स्पेसीज का जो बायोडाइवर्सिटी होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या फिर ये बताइए कि इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ आएंगे तब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये क्या करेगा, इंक्रीज तो नहीं करेगा। जब इक्वेटर से हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ अगर हम कहीं भी अगर मूव करते हैं इक्वेटर से, तो बायोडाइवर्सिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा, बायोडाइवर्सिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जनरली प्रायः क्या होता है, स्पेसीज डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे, as we move away from the equator towards pole, equator towards pole। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगा जब हम लोग किधर से किधर मूव करते हैं, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूर जाते हैं टुवार्ड्स द पोल की तरफ, टुवार्ड्स द पोल, इधर कहिए या इधर कहिए, मतलब नॉर्थ पोल कहिए या साउथ पोल कहिए, इक्वेटर के से दूर जब हम लोग जाते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ कहीं भी अगर जाते हैं तो स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या करता है, डिक्रीज होता है। स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट में यही हमको दिखाना है कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या फिर इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जब जाते हैं
तो वहाँ पर स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इससे हम यही समझते हैं। तो क्या समझे कि इक्वेटर से अगर नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल कहीं भी अगर दोनों पोल की तरफ अगर जाते हैं तो स्पेसीज डाइवर्सिटी जो होगा क्या करेगा, डिक्रीज करता है। ऐसे भी सवाल जानबे करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, और पोल पर आते आते कितना होता है, टेम्परेचर घट के बहुत 0 डिग्री से भी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तब ना यहाँ बर्फ जमा रहता है। तो वहाँ पर कैसे स्पेसीज, सिंपल सी बात है, स्पेसीज रहेगा नहीं रहेगा स्पेसीज यहाँ पर, तो यहाँ कहाँ रहेगा, सबसे ज़्यादा या तो इक्वेटर पर है या फिर ट्रॉपिकल रीजन में। तो स्पेसीज वेरिएशन कहाँ मिलेगा, वहीं ना मिलेगा जहाँ ज़्यादा स्पेसीज रहेगा वहीं पर मिलेगा। तो वही बात है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड है हम लोग का स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। सेकेंड हम लोग समझते हैं स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, हम लोग समझते हैं। इसको मिटाते हैं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर कोई पूछे कि लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट जो होता है, इसमें जो इक्वेटर से अगर हम लोग साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा। या फिर नॉर्थ पोल की तरफ अगर जाते हैं तब क्या करेगा, तो उसमें भी डिक्रीज करेगा। इतना बात याद रखना है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आगे है एरिया, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। इसमें कुछ हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे समझें। according to German naturalist geographer Alexander von Humboldt ये नाम है, जर्मन साइंटिस्ट है, नेचुरलिस्ट बोलते हैं, प्राकृतिक विज्ञान या जियोग्राफर बोला जाता है इसको। तो इसके अनुसार क्या होता है, देखिए, स्पेसीज richness increase with increasing exposure explored but carry up to a certain limit। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी जीव जो होता है, उस जीव जो रिचनेस अपना आपको क्या करता है, इंक्रीज करता है। कोई भी एरिया में जब इंक्रीज करता है तो एक सीमा तक ही क्या करता है, साथ में बढ़ता है। एक सीमा तक ही लिमिट है इसका, लिमिट तो कुछ सीमा तक ही ये क्या करता है, अपना जाति को बढ़ाता है, कैरी करता है।
एक सीमा होता है। तो कौन कहा था? तो इन्होंने जर्मन नेचुरलिस्ट था, जियोग्राफर था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने जर्मन के साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया था कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की कुछ मतलब बताया था कि किसी भी क्षेत्र में जो जातीय समृद्ध होता है, जो जातीय इंक्रीजिंग होता है, ये ग्रोथ करता है कब तक? एक सीमा तक ही बढ़ाने के, इसमें क्या होता है, साथ साथ बढ़ती है, एक सीमा तक ही बढ़ती है, वही इन्होंने कहा था। तो इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं, एक ग्राफ से समझाए थे उन्होंने, एक ग्राफ के द्वारा समझाए थे। तो देखिए ग्राफ कैसे है, ग्राफ है स्पेसीज रिचनेस का और एरिया का। तो इधर हम एरिया ले लेते हैं, एरिया, और इधर जो लिया था स्पेसीज रिचनेस लिया था, स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज रिचनेस, इधर स्पेसीज रिचनेस और इधर लिया था ग्राफ। तो एक टेंजेंट बनाया और दूसरा स्लोप। तो इस तरह से देखिए, स्लोप कहते हैं इसी को, टेंजेंट को ही। एक कर्व रेखा, कर्व बनाया एरिया और एक स्लोप। तो यहाँ पर इसका जो मान लिया, इन्होंने दिया था, पहले से दे रखा था कि log s इजकल टू log c प्लस z log a, ये पहले से। और यहाँ पर इसको जो लिया था, ये लिया था s बराबर सी ए स्क्वायर, s बराबर सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर लिया था। अब इसको कैसे क्या है देखिए, जहाँ पर यहाँ लिख देते हैं वेयर, जहाँ पर जो है s क्या है, s है स्पेसीज रिचनेस, s क्या है, स्पेसीज रिचनेस है, z क्या है, z है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और उसके बाद c जो है, c है y इंटरसेप्ट, और बच गया ए। तो ए क्या है, ए तो सब आदमी जानबे करते हैं, ए है एरिया, ए क्या है, एरिया है। तो इस हिसाब से इन्होंने इस फॉर्मूला पर बैठा के निकाल दिया। जैसे अब मान लीजिए हमको कहेगा स्पेसीज रिचनेस निकालने के लिए, तो स्पेसीज रिचनेस कहेगा निकालने के लिए, सी और ए दिया रहेगा, स्पेसीज रिचनेस निकाल लेते हैं। या एरिया दिया रहेगा, एरिया मान लीजिए एरिया कहेगा निकालने के लिए, तो क्या दे रखा गया, या स्पेसीज रिचनेस और सी वाई इंटरसेप्ट दे रखा दे देता है और पूछता है इसका एरिया बताने के लिए। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या करते हैं, बैठा करके निकाल सकते हैं। जहाँ पर z का मान लेना होता है, जैसे यहाँ लिखे हैं ना z, तो z का मान जो लेना होता है कितना, 0.1 से 0.2, इसी के बीच में इसका मान लेना होता है। तो इसी तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं तुरंत। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, बस इसमें याद रखना है कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। अब मान लीजिए ये एरिया है और इस एरिया में अलग अलग जगह पर क्या है, स्पेसीज है, स्पेसीज, और इस एरिया में जहाँ पर स्पेसीज रह रहा है जिस एरिया में, तो वहाँ का एरिया और स्पेसीज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, उसी को बोलते हैं स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। तो वही बात इन्होंने कहा कि अब एरिया तो क्या है, एरिया एक तो फिक्स है कि इतना ही एरिया में जो भी स्पेसीज बढ़ता है, इंक्रीज कर रहा है, कैरी कर रहा है, वो एरिया में क्या कर रहा है, लिमिट कैरी करेगा। अब मान लीजिए यहाँ का, मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम का एरिया जितना है, मान लीजिए इसमें 100 बच्चा बैठ सकता है या 200, मान लीजिए 300 बच्चा बैठ रहा है, 300 बच्चा के कैपेसिटी है क्लासरूम का। अब इस क्लासरूम में इससे ज़्यादा बच्चा आ जाएगा तो क्या एडजस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब हो गया कि एरिया यहाँ पर सर्टेन लिमिट
लिमिट एरिया है। अब उस लिमिट एरिया में कितना भी मान लीजिए इंक्रीज करेगा तो अब इस लिमिट एरिया से क्या होगा, बाहर जाएगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि इसके बीच में क्या है, लिमिट तक ही साथ में क्या करेगा, कैरी करेगा, बढ़ते जाएगा। मान लीजिए 50 के बाद 100 तक जाएगा, 100 के बाद 200 300 तक अगर जाएगा तो ठीक है, उससे अगर ज़्यादा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वही बात कर रहा है कि कोई भी स्पेसीज है जिस एरिया में रह रहा है तो लिमिट एरिया में ही क्या करेगा, उसी में रहेगा। और अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर दिक्कत होता है। इसीलिए लिखे हैं कि स्पेसीज रिचनेस इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड बट कैरी अप टू ए सर्टेन लिमिट होता है, उसी में क्या करना है, कैरी करना। तो सबका मान लीजिए दिया रहेगा और निकालने के लिए बोलता है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ तक हम लोग समझें। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। नेक्स्ट हम लोग को समझना है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, चलिए इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए पहला तो 4 पॉइंट हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना ही है। पहला तो हम लोग को पढ़ना था कि बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। इतना ही पढ़ना है, 4 पॉइंट पढ़ना है, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, मतलब हो गया बायोडाइवर्सिटी की क्षति, मतलब जैव विविधता की क्षति। लॉस क्यों हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में, क्यों कह रहे हैं हम लोग कि इसमें जो भी जीव है, पहले इतना सारा जीव था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉस होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा क्या हो रहा है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारा जीव धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है। अभी देखिए सिंपल से हम लोग समझे कि पहले इतना सारा पक्षी था, अब उतना पक्षी दिख रहा है, अब उतना पक्षी नहीं दिख रहा है। तो पक्षी कहाँ जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है, कितना ज़्यादा अब नेटवर्के लग गया है कि ढेर सारा रेडिएशन आता है, क्या क्या रेडिएशन आता है, और रेडिएशन आने के बाद जो जीव पर क्या होता है, क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, जिसके कारण जीव सब क्या हो रहा है, नष्ट होते जा रहा है। पहले 10 साल, मतलब 10 साल नहीं कहिए, 7-8 साल पहले गिद्ध का नाम सुने होंगे। गिद्ध, वो गिद्ध इतना ज़्यादा था, अगर कहीं भी कोई जानवर अगर मर जाता तो ढेर सारा गिद्ध आ जाता था। लेकिन अभी के समय में ऐसा हो गया, एक भी गिद्ध नहीं दिख रहा है, जो बाज एक भी गिद्ध नहीं दिख रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, कि इसका मतलब हो रहा है कि जो स्पेसीज है, जो जाति है, वो अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। मतलब इतना सारा रेडिएशन हो गया है, बढ़ रहा है, इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ गया है, इतना सारा पोल्यूशन बढ़ गया है, जिसके कारण दूसरे जीव पर क्या असर हो रहा है, और दूसरा जीव क्या होते जा रहा है, मतलब लॉस होते जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि आजकल के समय में मानव के एक्टिविटीज़ के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, किसके द्वारा, ओवर पॉपुलेशन के द्वारा। ओवर पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि ऐसे समय ओवरलोडिंग होता है। ओवरलोडिंग, अब जितना चाहिए अगर उससे ज़्यादा अगर उस पर डाल तो क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है। तो जितना क्षमता है पृथ्वी पर, जितना पॉपुलेशन रहना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो इसी को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं, मतलब ओवर पॉपुलेशन कहेंगे। तो यही है, 1-2 पॉइंट लिखते हैं, इसमें कुछ समझाने की लिखाने की तो ज़रूरत है नहीं, खुद से सब समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख लेते हैं, चलिए। 9 अब क्या है, ए डे, आजकल के दिन में, आजकल के समय में ह्यूमन एक्टिविटीज लॉस टू बायोडाइवर्सिटी
लॉस टू बायोडाइवर्सिटी और डिस्ट्रॉयड टू बायोडाइवर्सिटी बाय ओवर पॉपुलेशन। इतना ज़्यादा संख्या बढ़ रहा है कि अब मानव ही इतना ज़्यादा हो रहा है कि दूसरा जीव का रहना क्या हो गया, मुश्किल हो गया है। दूसरा जीव का रहना नामुमकिन होते जा रहा है, मुश्किल होते जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, दूसरा जीव क्या होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, घटते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है दूसरा जीव। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते जा रहा है। तो देखिए इसका कारण क्या क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का। बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का कारण क्या सब है वो लिख देते हैं। नेक्स्ट रीजन लिखते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, causes of loss of biodiversity, loss of biodiversity। क्या कारण है कि बायोडाइवर्सिटी का क्या होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है। देखिए पहला पॉइंट हैबिट, या इसको इससे लिखते हैं ना, habitat loss of फ्रैगमेंटेशन। मतलब पहला लिखे हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। अब यहाँ पर इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आवास क्षति का विखंडन हो जाना। मतलब जो आवास है, अब सिंपल से समझिए कि पहले जितना पेड़ था उतना अभी है नहीं है, उतना पेड़ अब उतना पेड़ नहीं है। इसका मतलब जितना पहले मान लीजिए जितना जंगल था अभी उतना जंगल नहीं है, तो उसमें जो जीव रह रहा था वो जीव कहाँ जाएगा, जीव क्या होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। मतलब जो उसका आवास था, अगर घर ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर जीव कैसे रह पाएगा। हम ही लोग ऐसे सिंपल में, हम ही लोग का अगर मान लीजिए घर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रह पाएंगे। आज न कल क्या होना है, खत्म हो, विलुप्त हो जाएगा। तो वही बात है कि अगर मान लीजिए जंगल है, अब जंगल में तो बहुत सारा जीव रह रहा है, अब इतना सारा जीव रह रहा है, उसका आवास हैबिटेट इन्वायरमेंट उसका जीव का क्या है, वही है जो जंगल। अब उस जंगल में का ख़त्म होते जा रहा है, मतलब उसको हम लोग काटते जा रहे हैं, तो उसमें जो भी जीव रहेगा उसमें सर्वाइव कर पाएगा, उसमें वो सर्वाइव नहीं, मतलब वो धीरे 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 जंगल में घर ही नहीं रहेगा तो उसमें क्या कैसे रह पाएगा, तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। तो पहला कारण यही है कि उसके आवास को हम लोग क्या करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। अगला है ओवर एक्सप्लोटेशन। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब होता है अति दोहन करना। कोई भी चीज़ का हम लोग इतना ना यूज कर लेते हैं, इतना ना यूज कर लेते हैं कि वो भी विवश हो जाता है छोड़ के भागने का। कोई भी चीज़ का हम लोग इतना ना यूज कर लेते हैं जिसमें क्या होता है, वहाँ से उसको छोड़ करके क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है एलियन स्पेसीज इन्वेशन। एलियन स्पेसीज इन्वेशन। इसका मतलब होता है, एलियन का मतलब विदेशी, दूसरे जगह से आकर के हम लोग पर आक्रमण कर देता है। अब कहिएगा कैसे, अब देखते हैं कि दूसरे जगह से आकर के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपना कब्जा जमा लेता है, अपना वहाँ पर बसने लगता है। अब दूसरे जगह से मान लीजिए एलियन है, विदेशों से दूसरे जगह से आकर के इतना न, अब ऐसा ऐसा जानवर, कुछ दिन पहले सुने थे हम लोग क्या, टिड्डा के बारे में। अब दूसरे जगह से आकर के यहाँ पर इतना ना हमला कर देता है कि दूसरा जीव को रहना यहाँ क्या कर रहा है, मुश्किल करते जा रहा है। तो दूसरे जगह से आकर भी यहाँ पर जीव क्या करता है, हमला आक्रमण कर देता है, और यहाँ का जो जीव रहेगा वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वहाँ का जीव यहाँ बसने लगता है। इससे भी होते हैं, इससे भी लॉस हो जाता है बायोडाइवर्सिटी का। उसके बाद है
नेक्स्ट है को एक्सटिंक्शन। टेंशन। अब देखिए इसका मतलब होता है सह विलुप्त, इसका मतलब होता है सह विलुप्त, विलुप्त होते जाता है, सह विलुप्त, सह विलुप्त मतलब जो जीव है, जीव विलुप्त होते जा रहा है। अब इतना न ज़्यादा लोग दबाव बनाता है जो धीरे धीरे क्या होते जाता है, विलुप्त होते जाता है। यही सब कारण है कि लॉस होते जा रहा है हम लोग का बायोडायवर्सिटी। ये सब पर हम लोग कंट्रोल करेंगे तभी बायोडायवर्सिटी रह पाएगा। अलग अलग जीव जो विलुप्त होते जा रहा है वो जीव क्या बच पाएगा। अभी देखते हैं कि जहाँ तहाँ मान लीजिए जू खोला जा रहा है, चिड़ियाघर खोलते, अब चिड़ियाघर है तो उससे फ़ायदा है, एक तो पैसा लोग कमा लेता है और उसमें जीव का भी क्या करता है, जो जीव विलुप्त होते जा रहा है उसको वहाँ कंजर्व करके रखता है ताकि पूर्वजों को दिखा सके कि पहले जो था इस प्रकार के जीव रहता था, इससे जीव था। क्योंकि अब तो धीरे धीरे इतना न विलुप्त होते जाता है, लोग को पतो भी नहीं चलेगा कि कहाँ क्या था नहीं था, कैसा जीव था नहीं था। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अब जैसे ख़त्म होते जा रहा है अब इसको क्या करना चाहिए, इसको बचा करके रखना चाहिए। तो अब बचा करके कैसे रखेंगे, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह के पढ़ते हैं कि अब किस तरह से इसको कंजर्व करेंगे। कंजर्व करके कैसे रखेंगे बायोडायवर्सिटी को। ये तो लॉस हो गया कि इस तरीके से बायोडायवर्सिटी का क्या होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है। अब लॉस हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत ना है, लॉस होगा बैलेंस बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो आपातकाल घोषित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बायोडायवर्सिटी का लॉस ना हो, इसको कंजर्व करके रखना चाहिए। अब कंजर्व कैसे करेंगे, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किस तरह से लॉस, ऐसे भी इसमें क्या समझा, मतलब कोई भी जीव है सब विलुप्त होते जाता है, उसका क्या कारण है, कारण वही है कि ओवर पॉपुलेशन होते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, रेडिएशन बढ़ रहा है, इतना रेडिएशन आ गया कि जीव को हानि का पहुंचाता है, जिसके कारण यहाँ से या तो भाग जा रहे हैं नहीं तो विलुप्त होते जा रहा है। मतलब उसके आवास है, जो भी जंगल है, देख रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर खेती करने के लिए इतना जनसंख्या बढ़ रहा है कि खेती करने के लिए हम लोग के पास ज़मीन नहीं बचा है, सब पेड़ पौधा को काट रहे हैं, उसको खेत बना दे रहे हैं। तो उसमें जो जंगल है, अब जंगल में जो भी जीव रहता है सब यहाँ से क्या हो रहा है, विलुप्त भाग रहा है या फिर मर जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। तो ये सब कारण से क्या होते जा रहा है, बायोडायवर्सिटी का लॉस होते जा रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमको इसको बचाना चाहिए। किसको, बायोडायवर्सिटी को लॉस होने से हमको बचाना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट भी था हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट था कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। कुछ इस तरह से था नहीं इस चैप्टर में, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटा 2 घंटा काफ़ी इस चैप्टर के, छोटा सा चैप्टर है। तो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी समझ में आ रहा है। देखिए ये यूनिट ही ऐसा है इकोलॉजी का कि छोटा सा यूनिट है, छोटा सा इसमें चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्वेश्चन इससे काफ़ी आता है। इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता संरक्षण, इसको लिख देते हैं जैव विविधता का संरक्षण। तो जब लॉस होते जा रहा है तो अब इसको हम लोग को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व का मतलब हुआ कि इसको हमको क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। अब बचाने के लिए हम लोग के पास 2 तरीका है। बचाने का हम लोग के पास 2 तरीका है। कोई भी जीव है, बायोडायवर्सिटी है, अब वो लॉस हो रहा है तो इसको बचाने का क्या है, 2 तरीका है। तो 2 तरीका कौन कौन है, तो देखिए 2 तरीका है। एक तो है, यहीं से लिखते हैं, इन सीटू, और दूसरा है एक्स सीटू। एक्स सीटू, इन सीटू, और दूसरा क्या है, एक्स सीटू है।
इन सिटू में नेचुरल है, लेकिन इसको गाइड कौन करेगा? गाइड मानव करेगा। इसको गाइड कौन करेगा? मानव करेगा। इसको मतलब कैरी कौन करेगा? कैरी करेगा मानव। तो यहाँ लिख देते हैं कैरी ह्यूमन के द्वारा कैरी होगा। एक्स सिटू है ये आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल, और इसको भी कैरी कौन करेगा? इसको भी करेगा, कैरी करता है, मतलब देखभाल करेगा, ढोने का काम करेगा, इसको कौन? ह्यूमन ही करेगा। मतलब हुआ कि वैसा स्थान है जो नेचुरल है, प्रकृति रूप से वो है, पहले से मौजूद है, नेचुरल है, और नेचुरल जगह है, और उसको देखभाल करता है किसके अंडर में? मानव के अंदर में। तो उसको बोलते हैं इन सिटू। और जो मानव अपने द्वारा बनाता है और उसको कैरी करता है तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एक्स सिटू। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी का। जैसे मान लीजिए हॉट स्पॉट है, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए लिखें तो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट है, इसको कैरी करते हैं। या प्रोटेक्टेड एरिया है, कुछ क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, कुछ ऐसा एरिया है, सुरक्षात्मक एरिया, जो अभी भी बहुत जगह ऐसा है कि सरकार अपना कब्जा में ले लिया, गवर्नमेंट अपना कब्जा में ले करके उस एरिया को पूरा घेर देता है और वो अपना अंदर में रखता है और किसी को क्या करता है? दे देता है देखभाल करने के लिए कि इस एरिया में कुछ ऐसा नहीं हो। तो ये सब एरिया है जो है नेचुरल, लेकिन उसको क्या कर देते हैं? घेर उड़ के अपना देखभाल करते हैं, जिसमें जीव क्या करता है? अपना रह रहा है। जैसे बहुत सारा जीव, जैसे चिड़ियाघर सब होता है ना, इस तरह से सब आ जाता है। उसके बाद है एक है एस्क्रेड ग्रोव्स या सैक्रेड, इसको बोलते हैं ग्रोव्स। अब देखिए ये क्या होता है? इसको बोलते हैं पवित्र उपवन। मतलब ये जो होता है ना, इसको सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? ये होता है जो हम लोग के गांव में भी होता है, गांव समाज में क्या होता है ना, अलग अलग जहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं धर्म के नाम पर, उस जगह को क्या करते हैं? घेर देते हैं और मानव अपना अधिकार अपना कैरी करते हैं, देखभाल करता है, तो उसको बोलते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। जो पूजा पाठ जहाँ होता है, कुछ एरिया ऐसा होता है उस एरिया को घेर दिया जाता है, उसमें पूजा पाठ करते हैं तो उस नाम पर भी रह जाता है। तो इस तरह से ये नेचुरल है, सबके सब हॉट स्पॉट हो गया, प्रोटेक्टेड एरिया या सैक्रेड ग्रोव्स हो गया, ये सब नेचुरल तरह से। और इधर अगर देखें, इधर अगर हम लोग मान लीजिए बात करें एक्स-C2 का, एक्स-C2 आर्टिफिशियल है, इसको भी कैरी करता है ह्यूमन ही। जैसे इसमें छोटा छोटा मान लीजिए पार्क हो गया या फिर जू हो गया, चिड़ियाघर, ये सब क्या है? एक छोटा ऐसा एरिया है, जैसे ग्रास लैंड सब हो गया, ग्रास लैंड नहीं बोलें, क्रॉप लैंड बोलेंगे, क्रॉप लैंड हो गया। इसमें भी कोई ऐसा जीव है जो जीव अपना उसमें रहता है, मानव के द्वारा आर्टिफिशियल रूप से बना दिया जाता है और उसमें अपना जीव क्या करता है? सर्वाइव करता है। तो ये अलग अलग है, ये आर्टिफिशियल मानव अपना द्वारा बनाता है और कुछ नेचुरल होता है। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का। इस तरह से हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि अलग अलग पार्क होता है, नेशनल पार्क होता है जो अलग अलग स्टेट में, इससे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है कि कौन ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर, कहाँ पर, कौन सा राज्य में है। जैसे अगर मान लीजिए कोई पूछते हैं कि काजीरंगा होता है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? तो असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। इसी तरह से दुधवा है, एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम में है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है? राजस्थान में है। उसी तरह से सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। तो ये सब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नेशनल पार्क है और कौन सा स्टेट में है। तो ये सब पार्क है
और ये पार्क में क्या किया जाता है, जीव का कंजर्व किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को इसमें कंजर्व करके रखा जाता है, इसीलिए ये सब बड़ा बड़ा पार्क बनाया गया है। नेशनल लेवल का पार्क बनाया गया है ताकि उसमें अधिक से अधिक जीवों का क्या कर सके, कंजर्वेशन कर सके। तो चैप्टर में कुछ नहीं था, बस इतना ही था, 4 पॉइंट हम लोग को पढ़ना था, चारों पॉइंट हम लोग ने पढ़ लिए। आज के क्लास में इतना रहने देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी समाप्त हो गया, कुछ इससे ज़्यादा है नहीं, तो आज यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर मतलब ये जो था काफ़ी छोटा चैप्टर था, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। रहने देते हैं। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।